गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। इसको पढ़ने से पहले कुछ पिछली बातों को याद रख लेते हैं। आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था रेजिस्टेंस के बारे में, ये वाला। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टिविटी थी, ये लेंथ, ये एरिया। एल बाई ए को हमने डिफाइन किया था सेल कांस्टेंट। क्या डिफाइन किया था? सेल कांस्टेंट। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो होता है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ 1/c। ये था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते थे हम के से, इसको कप्पा बोलते थे, KAPPA। ठीक है, KAPPA कप्पा बोलते थे इसको। हमने उठा के के को उठा के इधर ले गए, सी को उठा के इधर ले आए, तो फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला, K=CL/A। क्लियर है? अब जान लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मान लो मैंने VML लिक्विड डाल लिया, पानी डाल लिया, मान लेते हैं VML, कोई भी वॉल्यूम है, हमें नहीं पता कितनी है। और इसके अंदर मैंने एक सॉल्ट मिलाया। कितनी मात्रा में मिलाया? वो मिलाया मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको क्लियर है? क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लियर नहीं होगा तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे होता है एक मोल होता है संख्या, कोई भी चीज़ एवोगाड्रो नंबर के बराबर, याद है, Na के बराबर। ऐसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी संख्या होती है। क्लियर है? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते थे? गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या लिखते हैं? गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। यहाँ लिख देंगे आप नीचे, इसको यहाँ अलग से लिख देता हूँ कहीं जगह मिले तो। यहाँ लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। यहाँ लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट वेट निकालते थे हम मॉलिकुलर वेट बाय बैलेंस फैक्टर से। ठीक है, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया हुआ है। अब मेरी बात समझो, हमारे पास मान लो कोई भी लिक्विड है जिसकी वॉल्यूम है कितनी? V। अगर इसके अंदर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट को इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट फटाफट अपने आप को 2 आयन्स में तोड़ लेता है, कैटायन में और एनायन में। हर आयन के पास अपनी कोई ना कोई कंडक्टिविटी, कोई अपना खुद का कंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को जब आपने इसमें मिलाया तो उसकी वजह से जो भी कैटायन या जो भी एनायन प्रोड्यूस हुए, उन सब का मिला के जो टोटल कंडक्टेंस होगा उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। एट ए डाइल्यूशन V, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन VML ऑफ द सोल्यूशन। VML में अगर आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या मान लो कोई सॉल्ट मिलाया, तो उसके आयन्स की वजह से जो भी नेट कंडक्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं ध्यान से। इस फॉर्मूले को देखने से पहले कुछ बातों को देखो ध्यान से। अभी हमने फॉर्मूला डराइव करा था K=CL/A। अभी हमने निकाला था K=CL/A। अगर लेंथ है 1 मीटर, A है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो गई 1 मीटर, तो ये जो था वो क्या कंडक्टेंस, ये था हमारे पास क्या था? ये था कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा था, और ये था कंडक्टेंस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले हम इस फॉर्मूले को देखते हैं ध्यान से। ये रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टिविटी होती है, ये लेंथ होता है और ये एरिया होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को 1 लिख दूँ तो रेजिस्टेंस क्या रेजिस्टिविटी के बराबर हो गया? अगर मुझे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना पड़ा, देखो ये होती है रेजिस्टिविटी, इस रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस ये, रेजिस्टिविटी ये। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? आप चाहो तो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो जो रेजिस्टिविटी है हम उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ऐसी जो कंडक्टिविटी होगी हम उसको, ये कंडक्टिविटी है और ये कंडक्टेंस है। अगर मैं इसको 1 लिख दूँ, इसको 1 लिख दूँ, तो ये जो कंडक्टिविटी हमारे पास है इसको मैं बोलूँगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलूँगा बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
कंडक्टिविटी को मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस का बोलूँगा जब L और A की वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा 1। मुझे एक बात बताओ, जब L की वैल्यू और A की वैल्यू 1 हो जाएंगी तो क्या ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा? ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आमने सामने लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास मान लो ऐसा कोई सेटअप है बीकर का जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, लेंथ कितनी है 1 मीटर, और एरिया है 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो पूरी वॉल्यूम कितनी निकल के आ जाएगी? क्या वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगी? इस 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस के बराबर, और इस 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन में ही आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट मिला दिया या इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाने की वजह से जो भी टोटल कंडक्टेंस होता है, क्या उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होता है, पहली बात, ठीक है, चाहे उसमें कुछ कितना भी सॉल्ट मिला हो, ये तो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर गलती से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट मिला हो तो उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बातें क्लियर होती हैं कि नहीं होती? कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब? जब हमने 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर क्या लिया, हमने एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को मिला दिया। यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, इस बीकर के अंदर हमने अभी कितना मिलाया था? 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट मिलाया, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहे कितनी वॉल्यूम में मिलाओ, चाहे 1 में मिलाओ, चाहे 2 में मिलाओ, चाहे 100 वॉल्यूम में मिलाओ, या 100 ml में मिलाओ, या 100 लीटर में मिलाओ, कितने में मिलाओ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जितनी भी वॉल्यूम में मिलाओगे, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इन वी ml ऑफ क्यूब सोल्यूशन, कितनी भी वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट को मिलाओगे तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी हो जाएगी उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी उसी को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कितने भी सॉल्यूशन, कितने भी पानी में, कितने भी लिक्विड में अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट मिलाते हैं तो उसकी वजह से जो नेट कंडक्टेंस आता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो अगर मान लो मैंने सॉल्ट को तो उतना ही रखा, 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट रखा, मान लो उसमें मैंने पानी बढ़ा दिया या वॉल्यूम बढ़ा दी, इसको 1 से ना करके मैंने क्या करा, 100 टाइम कर दिया। कितना टाइम कर दिया बेटा? 100 टाइम कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन था तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर था? बिल्कुल होगा। हमने अब वॉल्यूम को बढ़ा दिया 100 टाइम, 100, पहले मान लो 1 ml थी, अब हमने कर दी 100 ml, 100 गुना वॉल्यूम बढ़ा दी, सॉल्ट तो उतना ही रखा ना, तो अभी भी जो कंडक्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही होगा, क्योंकि सॉल्ट की मात्रा तो अभी भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। लेकिन क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस था? अब वो यूनिट वॉल्यूम यूनिट ना रह के 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस इनटू कितना ही गुना मल्टीप्लाई होगी उसकी वॉल्यूम। ये आ गया। क्या मैं इसको V भी लिख सकता हूँ यहाँ पे जनरल टर्म्स में? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से। कभी कभी इसको ऐसे बड़ा कभी करके लिख देते हैं लैम्डा के टर्म्स में, या तो कभी कभी बुकों में छोटा भी लिखा रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर हुआ? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मैंने क्या कप्पा से डिनोट किया था, और ये हो गई वॉल्यूम, कितने भी वॉल्यूम मिलाओ। ये जो है वो एक यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस है। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वॉल्यूम की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन सॉल्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रखोगे, तो क्या वो अभी भी लैम्डा इक्विवेलेंट ही रहेगा? क्योंकि लैम्डा इक्विवेलेंट आप कब लिख सकते हो? जब सॉल्ट की मात्रा फिक्स हो। कितनी? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे ख्याल से? अच्छा, अब मुझे इसी फॉर्मूले में से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करना है। वो मैं कैसे करूँगा? देखो, मान लेते हैं हमने एक यहाँ पे ये लिया, बीकर लिया, और इसमें C इसकी कंसंट्रेशन निकाल ली, मान लो C है। इफ़ C इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मान लो C कंसंट्रेशन है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर क्या होता है? मोलैरिटी। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दें तो ये नॉर्मेलिटी होती है। तो असल में जो यहाँ कंसंट्रेशन C है वही आपकी नॉर्मेलिटी भी है। मैं लिख लेता हूँ उसको यहाँ पे,
कि नॉर्मेलिटी भी होती है। अगर मान लेते हैं कि C इज़ द कंसनट्रेशन, मान लो नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में दी हुई है, तो देखो हमने कि अगर इसकी वैल्यू C है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिखा हुआ है, बताओ अगर मैंने C ग्राम इक्विवेलेंट, इतने ग्राम इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट, C ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने 1 लीटर में या फिर 1000 ml में मिलाया, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर भी होती है, तो अगर मैंने 1000 ml में C ग्राम इक्विवेलेंट मिलाया है इलेक्ट्रोलाइट का, तो मुझे बताओ इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, X को उठा के इधर ले जाएंगे और C को उठा के इधर ले जाएंगे, ऊपर 1000 रह जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की जो वैल्यू निकलेगी क्या वो 1000/C निकलेगी। इसको उठा के उधर ले गए, उसको उठा के इधर ले आए और 1000 को यहीं रहने दिया, 1000/C आ गई कि नहीं आ गई, इस 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा ना। तो X की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 1000/C। हमने एक तरफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा, एक तरफ उसकी वॉल्यूम। मान लो 1 लीटर या 1000 ml के लिए C ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए था, तो बताओ 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो हमने वॉल्यूम यहाँ से निकाल ली। ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के सामने वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जो है वो हमने क्या निकाली है अभी 1000/C। मैं इस फॉर्मूले को X को उठा के यहाँ पे डाल दूँ V में, तो हमारे पास नया फॉर्मूला बनेगा ये वाला, देखो ध्यान से, लैम्डा इक्विवेलेंट K को मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे V को वॉल्यूम जो हमने है यहाँ पे निकाली है ना, क्योंकि ये X क्या है बेटा वॉल्यूम, क्योंकि मैंने इस तरफ निकाली है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो जो वॉल्यूम निकल के आई है क्या वो हमारी 1000 नॉर्मेलिटी निकल के आई है, 1000/C निकल के आई है, और C को मैंने क्या लिखा था अभी नॉर्मेलिटी लिखा था। यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं। इसकी यूनिट होती है ये, निकालोगे 1000 तो एक नंबर है, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है ना, ठीक है। इसको आप खोल सकते हो फर्दर, पहले आप K की वैल्यू यूनिट निकालो, K = CL/A होता है, A को हम लिख सकते हैं L/L, L सॉरी L से L कटा, ये था क्या रेजिस्टेंस का उल्टा, तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता था, मैं 1/R लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 1/R, इसको हम K ही रहने देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1/L, ऐसे ही लिखते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और लेंथ तो होता ही मीटर में है, तो K की यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी ओम इनवर्स, और क्या आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा ओम इनवर्स और एक आ जाएगा आपका मीटर इनवर्स। क्लियर है। K की यूनिट ये आई, K की यूनिट को हमने यहाँ पे डाला ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू 1000 को 1000 में लिखेंगे। नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं क्या, नॉर्मेलिटी को लिखा जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सारी वैल्यूज़ को पुट करो, ये वैल्यू आ जाएगी। एक बात याद रखना, है S क्या है, S होता है सीमेन, यूनिट है ये है ओम इनवर्स के बराबर। ओम इनवर्स जो होता है ना उसी को बोलते हैं S, ठीक है। तो ओम होता है यूनिट रेजिस्टेंस का, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप सॉल्व करके ला के पूरा देखोगे सेम आ जाएगी यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी वॉल्यूम आपके पास थी उसके अंदर आपने कितना सॉल्ट मिलाया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट मिलाया था। अगर आप उसी लिक्विड के अंदर, अगर आप इसी लिक्विड के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट ना मिला के 1 मोल सॉल्ट बनाते, क्या बनाते, 1 मोल सॉल्ट बनाते, मिला देते इसमें, तो जो कंडक्टिविटी इस बार आती वो आती मोलर कंडक्टिविटी। क्या जाती बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम एक मिला देते हैं V सॉल्यूशन में, तो जो कंडक्टेंस आएगा निकल के वो आएगा मोलर कंडक्टेंस। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाया था तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर है। 1 मोल मिलाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाएंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा निकल के आया था लैम्डा इक्विवेलेंट = K × 1000 नॉर्मेलिटी। यहाँ पर हमने 1000 मोलैरिटी कर दिया। सब कुछ वही प्रोसीजर, वही सब कुछ है। यूनिट आप खुद निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार नहीं समझा रहा सेम चीज़ को, ठीक है। ये है मोलर कंडक्टिविटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले मोलर कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन निकालो। अभी अभी आपने पढ़ा कि लैम्डा इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है K × 1000 नॉर्मेलिटी के बराबर होता है।
अब बताओ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है कि नहीं होता? मैं यहीं पर उठा के इसको लिख देता हूँ मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। क्या यहाँ नॉर्मेलिटी था, मैंने नॉर्मेलिटी को चेंज करके लिख दिया मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। इतना जो टर्म है हमारा, क्या ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी के बराबर है? तो लैम्डा इक्विवेलेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा ये हुआ हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हुआ हमारा मोलर कंडक्टेंस, और यहाँ नीचे रह जाएगा वैलेंस फैक्टर रह जाएगा। इसको उठा के इधर लिखेंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ये वाला, एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आपको पता है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। एसिड के लिए जितने H+ वो रिलीज़ करे, बेस के लिए जितने वो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करे, सॉल्ट के लिए जितना भी चार्ज होता है उसके कैटायन और एनायन पे, उसको बोलते हैं वैलेंस फैक्टर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। इतनी सी बात में समझाने की कोशिश करता हूँ, सारा कुछ आपको बाकी बुक से पढ़ना है। देखो कंसंट्रेशन, असल में हम यहाँ कंसंट्रेशन के अलावा मैं आपको दूसरे टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगा, डाइल्यूशन के टर्म्स में। अब सोचो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था? जो पानी वानी में डालेंगे तुरंत अपने आयंस में टूट जाएगा, उसी को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो मुश्किल से टूटेगा उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपने कंसंट्रेशन छोड़ो, डाइल्यूशन की बात करते हैं। देखो ये ग्राफ बनाया मैंने, मैं इस ग्राफ को ऐसे देखूंगा तो कंसंट्रेशन ना बढ़ रही है, सी से कंसंट्रेशन डिनोट हो रही है सॉल्यूशन की, इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आप इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो क्या इस तरफ कंसंट्रेशन घट जाएगी? वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में कंसंट्रेशन घट रही है। और कंसंट्रेशन का डाइल्यूशन से क्या लेने देना? जितना आप पानी मिलाते रहोगे सॉल्यूशन उतना डाइल्यूट हो जाएगा, और जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन उतनी कम हो जाएगी। अगर मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ तो पक्का मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा रहा हूँ? डाइल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन को कर रहा हूँ कम। इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस तरफ कंसंट्रेशन कम हो रही है। आप चाहो तो इसमें ये भी ऐड कर लो, क्योंकि बुक में लिखा नहीं रहता, इस तरफ की तरफ आप लिखो डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन करते चले जा रहे हैं इधर तो उसकी कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं बेटा? कम। HCl आपने पढ़ा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये एसिटिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो उसको तो थोड़ा सा पानी मिलाने की ज़रूरत थी, वो अपने तुरंत आयंस में टूट चुका था। ये पॉजिटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में फटाफट टूट जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आप इसमें पानी मिलाओगे, हम पीछे की तरफ देखेंगे सारे ग्राफ्स को, क्योंकि पीछे की तरफ हम डाइल्यूट कर रहे हैं ग्राफ को, मतलब पानी मिला रहे हैं। जितना पानी मिलाने की कोशिश करोगे HCl में, फटाफट टूटेगा अपने आयंस में और अपनी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। मैंने यहाँ पे लिखा है मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ। बताओ इस तरफ से इस तरफ चलते हैं तो जब पीछे की तरफ जाएंगे मतलब हम पानी मिलाते जा रहे हैं, जितना डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, क्या उसका कंडक्टेंस भी ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि जितना पानी मिलाएंगी उतना आयनाइजेशन ज़्यादा, और जितना आयनाइजेशन ज़्यादा होगा उतनी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है? देखो स्ट्रॉन्ग व इलेक्ट्रोलाइट का पहले से ही कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी, वो यहाँ तक तो ग्राफ पहले से ही है ना, इस जगह तक। ठीक है, यहाँ तक ग्राफ तो पहले से ही लाई कर रहा है, तो पहले ही बहुत हाई थी, थोड़ा बहुत पानी मिला दिया थोड़ी सी और बढ़ गई। क्लियर है? जब ये ग्राफ बिल्कुल इसके पास पहुंच जाता है, इस वाली एज के पास, तो इस तरफ डाइल्यूशन अपनी मैक्सिमम होती है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट लिख लेना अपने आप, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं वीक वाले की। देखो वीक वाला इलेक्ट्रोलाइट अच्छा कंडक्टर तो होता नहीं है, लेकिन जितना आप पानी मिलाते रहेंगे, पानी मिलाते रहेंगे, पानी मिलाते रहेंगे पीछे की तरफ, उतनी देखो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कंडक्टेंस की बढ़ रही है। क्योंकि जितना पानी मिलाओगे वीक वाले के अंदर, उतना उसके टूटने के चांस, उसके आयंस बनने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो धीरे 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 इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। इस वाली एट दिस टाइम, इस जगह पे आते आते ये हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब मैक्स उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कब या मोलर कंडक्टिविटी कब हुई? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास में वो ग्राफ ऐसे आ जाता है। ये है वीक के लिए, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये वाला है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, किसी भी टाइम पे हमें मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालनी है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डिबाय-हक्कल ऑन-सेजर इक्वेशन। इसके द्वारा, इसके मतलब इसके थ्रू पता कैसे लगता है? मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन सी पे अगर हमें निकालनी है तो उसका एक रिलेशन दिया हुआ है। बी यहाँ पे कांस्टेंट होता है जो अलग अलग सॉल्यूशंस के इस पे डिपेंड करता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो जब क्वेश्चन आता है इस पर तो बी की वैल्यू गिवन होती है। ये जो मैंने लिखा है मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर लिख दिया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो
सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की कब होगी? सिर्फ तब होगी जब वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा। भाई जितना मैक्सिमम पानी हो जाएगा उस टाइम पे उसके आयंस ही मैक्सिमम होंगे कि नहीं होंगे, और जब आयंस मैक्सिमम होंगे तो कंडक्टेंस भी या कंडक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर है? तो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी माइनस पी अंडर रूट सी। बी क्या है? कांस्टेंट है, और रूट सी क्या है बेटा? ये कंसंट्रेशन सी है, जिस पे भी हमें इस लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है, किसी भी सी की वैल्यू इस जगह पे निकालनी है, कहीं भी निकालनी है, यहाँ से उठा के डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू को। क्लियर होगी बात? ठीक है। अगला टॉपिक आता है इसमें कोलराश लॉ का। पहले डेफिनेशन पढ़ लो, बाकी समझाता हूँ बाद में। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन, ये वर्ड मैं बता देता हूँ पहले, स्क्रीन को पॉज करके साथ में लिख देना, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। यहाँ पे सी आई आएगा, CIATION। डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ईच आयंस मेक अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विद विच इट इज़ एसोसिएटेड। आया समझ में? कुछ नहीं आया? आएगा। चलो पहले इसको समझा देता हूँ, बाद में इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मान लो हमारे पास सॉल्ट था NaCl। क्या था बेटा? NaCl। इसको हमने उठा के पानी में मिलाया, तो ये जो Na+ होगा और Cl नेगेटिव होगा, ये दोनों आयंस बन चुके हैं। और आयंस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का, ये इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में मिलने के बाद अपने आयंस में टूटा, और इन आयंस का काम है सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। भाई इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में कौन कंडक्ट करता है? आयंस। और मेटल के वायर में इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो ये अपना कुछ कंडक्टेंस का पार्ट कैरी कर रहा होगा। देखो टोटल, देखो अगर हम NaCl को पानी में मिलाते हैं, इस H2O में मिला लेते हैं, तो इसका कोई अपना डेफिनेट कंडक्टेंस होता है कि नहीं होता? अपनी कोई ना कोई कंडक्टेंस की वैल्यू होती है। उस टोटल कंडक्टेंस में इसका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, इसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। अब ये बात जानने के बाद दोबारा से डेफिनेशन पढ़ो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, जैसे NaCl पूरा टूट चुका था, ईच आयन, Na पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग, ईच आयन विल मेक अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना अपना दोनों के दोनों योगदान देंगे, Na+ अलग देगा और Cl नेगेटिव अलग देगा, टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है NaCl का, उसके अंदर अपना अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देंगे, इररिस्पेक्टिव उस Na के साथ Cl है या Na2SO4 है। सोडियम अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है तो देता ही देता है, अपना कुछ फिक्स वैल्यू देता है, भले ही उसके साथ Cl हो या SO4 हो या कुछ और भी हो। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? पूरा डेफिनेशन पढ़ के आप यहाँ एज डैज लिखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक और डेफिनेशन बना के लिखी हुई है खुद से, इसको पढ़ो। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब मैक्सिमम पानी जब मिल चुका था उस टाइम पे किसी भी गिवन सॉल्ट का अगर हमें निकालना है नेट मोलर कंडक्टेंस, मान लो हमारे पास NaCl है, तो NaCl का नेट मोलर कंडक्टेंस अगर हमें निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, देखो कहीं बुक में तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ऐसे डिनोट किया होगा ऐसे करके, कहीं ना कहीं इसको ऐसे भी डिनोट कर रखा होगा सिंपल 0 लगा के। ठीक है, तो जो नेट मोलर कंडक्टेंस पूरे सॉल्ट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आया है, वो उसके कैटायन के मोलर कंडक्टेंस, ये क्या लिखा मैंने, इज सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैटायन का, और ये नंबर ऑफ कैटायन है, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन इनटू नंबर ऑफ एनायंस, इनका जो नेट सम होता है वही मोलर कंडक्टेंस एक सॉल्ट का निकालता है। दैट इज़ ऑल अबाउट कोलराश लॉ। कोलराश लॉ को आपने पढ़ लिया। इसके ऊपर रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैं आपको कुछ PDF की फॉर्म में भेजूंगा, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना। साथ साथ चाहो तो मैं 1 मिनट भी दिखाई देता हूँ, एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखो पहले इस वाले क्वेश्चन पे स्क्रीन को पॉज करके इसको कहीं ना कहीं उतार लो, इसको डायरेक्ट इसमें पढ़ने की कोशिश मत करना, पहले क्वेश्चन को कहीं लिख लो, स्क्रीन को पॉज करो इस जगह पे और फिर इसको लिख लो, फिर मुझसे इसकी वो एक्सप्लेनेशन सुनो। आपसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आपसे पूछा गया है मोलर कंडक्टेंस NH4OH का निकालना, और आपको 4 पैरामीटर दिए हुए हैं। मैं इसको साइड बाय साइड सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो आपको ना 4 पैरामीटर दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो साथ साथ आपको पहला क्या दिया है आपको, NH4Cl, दूसरा दिया हुआ है NaOH और तीसरा NaCl, एक आपको दिया हुआ है NaOH और एक आपको दिया हुआ है बेटा NaCl, ये दिया हुआ है। और पूछा गया है मोलर कंडक्टेंस NH4OH का, जो पूछा गया है वो निकालना है NH4OH का।
पहले ध्यान देखो जो पूछा गया है उसको ध्यान से देखो। NH4OH, क्या इन तीनों में NH4OH कहीं पर है? नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है इसका NH4 वाला हिस्सा और OH वाला हिस्सा प्रोडक्ट है, ये बनाना है हमें। तो देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इन सबको तोड़ूँ, मैं सिंपल कोरलाश लॉ के क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। आपको यहाँ पे तीनों की कोई ना कोई वैल्यू दी है, जैसे NH4Cl की वैल्यू दी है 120.8, NaOH की वैल्यू दी है 210.4, मैं लिख ही लेता हूँ, चलो इसको लिख देता हूँ 120.8, दूसरे की वैल्यू दी हुई है आपको 210.4, और NaCl की वैल्यू दी हुई है 110, क्लियर है। और पूछी गई है आपसे NH4OH की। आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इसको तोड़ोगे दो हिस्सों में, ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में और ये वाला टूट जाएगा आपका Na पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में, ये टूटेगा आपका Na प्लस में प्लस Cl नेगेटिव में, 3 हिस्सों में टूट गया। अब हम ध्यान से देखें तो हमें NH4OH बनाना है, तो पक्का इन दोनों इक्वेशंस को तो ऐड करना है, ठीक है। और इस वाले इक्वेशन को हम उल्टा रिवर्स कर देते हैं। सोचो मैं इन दोनों को इधर ले जाता हूँ, इन दोनों को इधर ले जाता हूँ, तो अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन को जस्ट उल्टा कर दूँ तो Na प्लस इधर आ जाएगा, Cl नेगेटिव इधर आ जाएगा और फाइनली इधर निकल जाएगा NaCl। आया कि नहीं आया? अब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड कर दो, तो देखोगे लेफ्ट साइड में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग, राइट साइड में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग। हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रोडक्ट में हमारे पास NH4OH बचेगा और ये दोनों रिएक्टेंट बचेंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, NH4Cl प्लस NaOH गिव्स आउट NH4OH। और आपसे पूछा गया NH4OH बनाने के लिए क्या कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, यही पूछा है ना। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, फालतू की इक्वेशन बना के ऐसे ऊपर आगे पीछे करके दिखा देनी है। अगर यहाँ मान लो OH होल ट्वाइस होता तो पक्का मैं OH वाली इक्वेशन में दो की मल्टीप्लाई कर देता, तभी तो OH 2 आ जाते। तो सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, आपको NH4OH निकालना था तो आपने इन दोनों की वैल्यू को तो जोड़ देना है। क्या करना है बेटा, 120.8 प्लस 210.4 जो भी आंसर है, इसमें से इस वाली जो वैल्यू थी आखिरी वाली वैल्यू जो 110 थी, इसको माइनस कर देना है क्योंकि इक्वेशन को आपने रिवर्स किया है। तो जो भी आंसर है, मान लो आंसर x आया, उसमें से माइनस कर देना 110 को और आंसर को मैच कराना। आंसर इसके साथ मैच करके आएगा 221 पॉइंट, ये ऊपर लिखा भी हुआ है 120 प्लस 210.4 माइनस 110, आंसर जो आया वही है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको PDF भेजूंगा, इसको सॉल्व करेंगे कोलराश लॉ पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।